राजस्थान में अब चुनावी बिसात बिछने लगी है और दोनों पार्टियों ने अपने अपने घोड़े मैदानों में छोड़ दिए हैं। कांग्रेस में जहां कमेटियां बनाकर उनकी बैठकें हो रही है, वहीं भाजपा की परिवर्तन यात्राएं चल रही है। लेकिन इस चुनावी दौर में सबसे महत्वपूर्ण बात जो देखने की होती है वह है नेताओं की दल बदली। कि नेता इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से इस पार्टी में आते जाते हैं, वह भी चुनाव से ठीक पहले। और इस बार इस मामले में भाजपा बाजी मारती दिख रही है। इसका कारण यह है कि बड़े नेता, दिग्गज नेता कांग्रेस से भाजपा के अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, पिछले 2 महीने के दौरान भाजपा में जितने लोगों ने भाजपा ज्वाइन की है, वे या तो किसी दल से आए हैं या वे नेता नहीं होकर अधिकारी हैं जो बड़े बड़े पदों से अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए हैं। अब आज का दिन ऐसा है, भले ही कांग्रेस के नेता इसे किसी भी रूप में ले, लेकिन नागौर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, निश्चित रूप पे लगा है। क्योंकि नागौर में कांग्रेस की सांसद 9 से 2014 तक रही ज्योति मिर्धा और खींवसर से कांग्रेस के टिकट पर विधायक का चुनाव लड़ चुके सवाई सिंह जी आज भाजपा में शामिल हुए दिल्ली मुख्यालय पर। और ज्योति मिर्धा सिर्फ 2009 से 2014 तक कांग्रेस की सांसद रही हो, सिर्फ यही उनकी पहचान नहीं है, बल्कि उनकी पहचान यह है कि वे नागौर या मारवाड़ के बाबा के नाम से मशहूर नाथूराम मिर्धा की पौत्री हैं। यानी कि वे उस परिवार से आती हैं जिस परिवार ने इमरजेंसी के समय सिर्फ एक नाथूराम मिर्धा थे जो भाजपा जनता पार्टी के खिलाफ जाकर एकमात्र लोकसभा सांसद जीतकर आए थे। तो समझ सकते हैं कि ज्योति मिर्धा का इस तरह से चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल होना कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है। वैसे कांग्रेस के नेता जैसे कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का इस मामले में सिर्फ इतना कहना था कि ज्योति मिर्धा 4.5 साल से कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम में नहीं आ रही थी, वे कांग्रेस में किसी से बात नहीं कर रही थी, किसी को फोन नहीं कर रही थी। ऐसे में अब किस कारण से वे गई हैं, ये वे ही बता सकती हैं। भले ही ये कहकर कांग्रेस के नेता बचने का प्रयास करें, लेकिन यह तय है कि इससे नागौर में भाजपा की स्थिति बड़ी अच्छी हो सकती है। अब तक कांग्रेस का गढ़ नागौर कहलाता था और जब 2018 के चुनाव हुए थे तो लाडनू ले लीजिए, परबत्सर ले लीजिए, डीडवाना ले लीजिए, नावा ले लीजिए, इन सब सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई थी। और इसके अलावा अगर कोई जीता तो वे हनुमान बेनीवाल की आरएलपी जीती थी और भाजपा को नागौर से सिर्फ मोहन राम चौधरी और एक रूपा राम की सीट मिली थी। यानी कि कुल मिलाकर पूरे जिले पर एक तरह से कांग्रेस काबिज हुई थी, मजबूत हुई थी। लेकिन अब जब ज्योति मिर्धा भाजपा में शामिल हो गई हैं तो निश्चित मानिए कि यह भाजपा के लिए आगे चलकर बड़ा फायदेमंद सौदा हो सकता है। एक तो इसलिए कि पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो आरएलपी और भाजपा का गठबंधन था, उस गठबंधन से हनुमान बेनीवाल सांसद बने थे। अब हनुमान बेनीवाल की भाजपा से दूरियां स्पष्ट है। ऐसे में भाजपा के पास खुद का कोई बड़ा चेहरा नहीं था जिसे सांसद के रूप में या बड़े चेहरे के रूप में जिले के अंदर प्रोजेक्ट किया जा सके। लेकिन अब जब ज्योति मिर्धा ने भाजपा ज्वाइन कर ली है तो निश्चित मानिए कि अब भाजपा को नागौर जिले में ही नहीं, आसपास के और क्षेत्रों में भी ज्योति मिर्धा का फायदा हो सकता है। क्योंकि नाथूराम मिर्धा की पोत्री होने का मतलब है कि जो विरासत ज्योति मिर्धा ने 2009 से 2014 में सांसद बनकर बाबा के नाम से मशहूर नाथूराम मिर्धा की विरासत संभाली थी, आज भी मारवाड़ में बाबा के चाहने वाले बड़ी संख्या में मिल जाएंगे। अब भाजपा इस बात का फायदा निश्चित तौर पर उठाना चाहेगी। ऐसे में सिर्फ ज्योति मिर्धा इन दिनों भाजपा में गई है यह नहीं है, इससे पहले
सीकर से सांसद का चुनाव लड़ चुके सुभाष महरिया भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए थे। पहले भी वे भाजपा में थे, 2 बार सांसद बने, केंद्र में मंत्री भी बने और फिर भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए, क्योंकि उनका पारिवारिक रिश्ता या उनका पूरा परिवार पहले सीकर में कांग्रेस का एक वर्चस्व वाला परिवार हुआ करता था। ऐसे में सुभाष महरिया कांग्रेस में आए और उन्होंने सांसद का चुनाव कांग्रेस के चिन्ह पर लड़ा। चुनाव वे हार गए, लेकिन कांग्रेस के मंचों पर दिखते थे। अब वे सीधे भाजपा में चले गए हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के पुत्र ओम प्रकाश पहाड़िया भी पिछले दिनों कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। यह 3 चेहरे हैं जो कि सीधे सीधे कांग्रेस की पृष्ठभूमि से भाजपा में शामिल हुए हैं। वहीं बड़ी संख्या में अधिकारी लगातार भाजपा में शामिल हुए और पिछले दिनों बड़ी संख्या में गुर्जर भी, जो कि पिछली बार कांग्रेस को आंख बंद करके वोट दे रहे थे, उनकी भी बड़ी संख्या थी जो कि भाजपा में शामिल हुई थी। यानी कि कांग्रेस कितना भी यह कहे कि भाजपा की परिवर्तन यात्राओं में भीड़ नहीं जुट रही, भाजपा के पास कहने को कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस छोड़कर नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं और उधर अधिकारी बड़ी संख्या में भाजपा में शामिल हो रहे हैं, निश्चित तौर पर कांग्रेस भले ही बयानों में कुछ भी कहे, लेकिन अंदर से कांग्रेस की कमजोरी स्पष्ट नजर आती है कि वह अपने नेताओं को बांध कर रखने में असफल रही है। अब बात करिए कांग्रेस की, तो कांग्रेस अब चुनावी कमेटियों के तहत बैठकें कर रही है। दूसरी ओर स्क्रीनिंग कमेटी लगातार राजस्थान में बैठकर एक एक सीट पर चर्चा कर रही है। 2 दिन में स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने अपने दोनों साथियों गणेश गोंदियाल और अभिषेक दत्त के साथ मिलकर 52 सीटों पर चर्चा की है। ये 52 सीटें वे हैं जहां कांग्रेस 2 या 3 बार से लगातार हार रही है। ऐसे में इन सभी सीटों पर कांग्रेस नए विकल्प खोज रही है। खासतौर पर स्क्रीनिंग कमेटी ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो 52 सीटें हैं जिन पर कांग्रेस लगातार 2 या 3 बार से हार रही है, वहां उन्हें नए विकल्प चाहिए, क्योंकि पुराने विकल्प आजमा के देखे जा चुके, वे विकल्प विफल रहे हैं। और यदि कांग्रेस को राजस्थान में फिर से सत्ता में आना है तो इन 52 सीटों पर स्क्रीनिंग कमेटी खुद बैठकर उन दावेदारों से चर्चा कर रही है जो कि इन 52 सीटों पर पहले हारने वालों के विकल्प बनकर सामने आ सकते हैं या पार्टी को जीत दिला सकते हैं। यह काम स्क्रीनिंग कमेटी कर रही है। इससे पहले एक दिन पहले ही कोर कमेटी की बैठक हुई थी। कोर कमेटी की बैठक के लिए संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जयपुर आए थे। हालांकि कोर कमेटी के अध्यक्ष राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं, उनके साथ में 8 नेता बैठे। दरअसल इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कोर कमेटी में कि सबसे बड़ा जिम्मा कोर कमेटी का यह है कि नेताओं में आपसी समन्वय स्थापित हो। लेकिन सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सीडब्ल्यूसी के सदस्य बनाए गए और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच में अभी तक समन्वय नहीं बैठा है। भले ही बैठक में दोनों नेता साथ बैठ रहे हैं, बयानों में यह आ रहा है कि हम सब मिलकर लड़ेंगे, लेकिन समन्वय नहीं है। और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का कोर कमेटी की बैठक में राजस्थान में आकर शामिल होना सिर्फ सबसे बड़ा कारण यही है कि इन दोनों नेताओं के बीच में समन्वय बिठाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की है। और समन्वय क्यों नहीं बैठ रहा, इसका मैं सबसे बड़ा कारण बता देता हूं कि गाहे बगाहे समय समय पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीच बीच में हमेशा मानेसर, बाड़ाबंदी और सरकार गिराने की कोशिशों की चर्चा बीच में ले आते हैं। वो उनके बयान दे देते हैं। इस तरह के बयान आने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि समन्वय दिखाने के लिए तो बहुत है, लेकिन नजर नहीं आ रहा। और इसका एक और उदाहरण बता देता हूं कि आज सचिन पायलट बांदीकुई में थे, जहां अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की मूर्ति का अनावरण था, जहां बड़ी भीड़ थी। वहां सचिन पायलट का भावनात्मक भाषण हुआ, बड़ी भीड़ जुटी और उन्होंने अपने समर्थकों से कहा, खास तौर पर बांदीकुई के विधायक जीआर खटाना के सामने कहा कि जीआर खटाना बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं। मैंने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम आ रहे हैं। यानी कि उन्होंने अपने समर्थकों से कहा है
कि जो अपने समर्थक हैं एकजुट रहिए, अपने विधायकों को जिताइए, ये इशारे में उन्होंने इशारा कर दिया। लेकिन इस बैठक में चाकसू से विधायक और सचिन पायलट खेमे के मुखर नेता रहे वेद प्रकाश सोलंकी ने एक ऐसी बात कही, ऐसा बयान दिया, ऐसा भाषण दिया जिससे भी लगता है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत खेमे के बीच समन्वय नहीं हुआ है। यानी कि वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि तार तो जोड़ दिए गए हैं लेकिन प्लग नहीं मिल रहा है। जब तक तार प्लग में नहीं लगेगा और स्विच नहीं दबाया जाएगा तब तक करंट कहां से आएगा। यानी कि वेद प्रकाश सोलंकी का कहना है कि समन्वय बिठाने के प्रयास तो हो रहे हैं, हुए हैं, कुछ ना कुछ आगे मामला बढ़ा है, लेकिन वह सही दिशा में नहीं पहुंच रहा। यानी कि करंट नहीं आ रहा, करंट नहीं आएगा तब तक लोगों में कैसे यह मैसेज जाएगा कि दोनों नेताओं के बीच समन्वय हो चुका है। और जब तक कांग्रेस यह संदेश नहीं दे पाएगी तो कितनी ही कोर कमेटी की बैठक कर लीजिए, कितने ही सचिन पायलट को सीडब्ल्यूसी में ले लीजिए, मुख्यमंत्री कितने ही 156 का नारा दे दीजिए, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कितनी ही बात जिताऊ कैंडिडेटों को टिकट देने की कर लीजिए, बाकी नेता कितने ये कहें कि हमारी इतनी योजनाएं हैं और इन योजनाओं के बल पर हम जीत कर आएंगे, भाजपा की परिवर्तन यात्राओं में भीड़ नहीं है इसलिए उनके पास कहने को कुछ नहीं, इस तरह के बयान भले ही कांग्रेस के आते रहे, लेकिन एक बात बहुत सच है कि यदि इन दोनों नेताओं के बीच में स्पष्ट रूप से समन्वय नजर नहीं आया, इस बात का संदेश लोगों में नहीं गया कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट में अब सब कुछ ठीक हो चुका है, तब तक ये तमाम प्रयास जो हैं कांग्रेस कर रही है, चाहे कितनी कमेटियां बनाकर कर रही है, भाषण देकर कर रही है, बयान देकर कर रही है, ये सब सिरे से नहीं बैठने वाले। इधर कैंपेन कमेटी की बैठक हुई और कांग्रेस ने कैंपेन कमेटी की बैठक में बहुत सारे प्रोग्रामों पर चर्चा की होगी, लेकिन प्रमुख रूप से जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि 5 दिवसीय यात्रा पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस निकालने जा रही है और मुद्दा होगा ईआरसीपी का। ईआरसीपी का मुद्दा दरअसल पूर्वी राजस्थान में भावनात्मक मुद्दा है, 13 जिलों का भावनात्मक मुद्दा है, पानी का मुद्दा है। और यदि ईआरसीपी बन जाती है, जो कि वसुंधरा राजे सरकार के समय वसुंधरा राजे ने आगे बढ़कर पेश की थी और राष्ट्रीय परियोजना बनाने की बात थी, वह परियोजना नहीं बन पाई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में भाषण दिया कि ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना बनाई जाएगी, लेकिन वह नहीं बनी। इस बात को लेकर कांग्रेस लगातार आक्रामक है केंद्र सरकार पर और खास तौर पर यहां से जो मंत्री हैं जिनके हाथ में यह जिम्मा है कि वे उनके विभाग के जरिए ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाएं। गजेंद्र सिंह शेखावत पर लगातार कांग्रेस का निशाना इस मुद्दे पर रहा है और अब पूर्वी राजस्थान में 5 दिन की यात्रा कांग्रेस करने जा रही है। यह उनके कैंपेन, चुनावी कैंपेन का हिस्सा होगा। कांग्रेस जानती है कि पिछली बार यानी 2018 में राजस्थान में कांग्रेस की जो सरकार बनी उसमें सबसे बड़ा योगदान पूर्वी राजस्थान का था। हालांकि उस समय यह ईआरसीपी के मुद्दे पर कांग्रेस को वोट नहीं मिले, वोट मिले थे सचिन पायलट के अध्यक्षता में या सचिन पायलट के कारण, क्योंकि सचिन पायलट से गुर्जर समाज का भावनात्मक जुड़ाव रहा, उनके साथ में मीणा जुड़े, आदिवासी जुड़े, जो कि मूल रूप से कांग्रेस को वोट देते रहे हैं। बाकी एससी, मुस्लिम और अन्य जातियां जुड़ी और पूर्वी राजस्थान की अधिकांश सीटों पर पिछली बार कांग्रेस ने धमाकेदार जीत दर्ज की और पूरे राजस्थान की सीटें जीतने के बावजूद भले ही कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, 99 पर आकर कांग्रेस ठहर गई 2018 में, लेकिन पूर्वी राजस्थान में मिली बम्पर जीत के कारण सरकार बनी। ऐसे में कांग्रेस अच्छी तरह से इस बात को समझ रही है कि मेवाड़ में पिछली बार पूरी कोशिशों के बावजूद बीटीपी ने उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया और सिर्फ 3 कांग्रेस के प्रत्याशी जीते, एक निर्दलीय जो जीती वो कांग्रेस के साथ आई। यानी कि इस बार कांग्रेस इस बात को अच्छी तरह समझती है कि वहां बीटीपी नहीं, इस बार बीएपी का गठन हो चुका है, नई पार्टी का, वह आदिवासी पार्टी है और बीटीपी के दोनों विधायक ही उस पार्टी में मौजूद हैं और 17 सीटों पर वह आदिवासी सीटों पर वह पार्टी लड़ेगी। ऐसे में कांग्रेस को पता है कि वोट हमारे ही कटने, इसलिए वहां कमजोर रहेंगे।
मारवाड़ में अब जो स्थिति कांग्रेस की पिछली बार रही है वैसी इस बार नजर नहीं आ रही। अंतर विरोध बहुत सारी जगह पर नजर आ रहा है और ऐसे में अब कांग्रेस की उम्मीद जयपुर संभाग और भरतपुर संभाग से सबसे ज्यादा है। ऐसे में पूर्वी राजस्थान में जो 5 दिन ईआरसीपी की मांग को लेकर कांग्रेस अपना कैंपेन स्टार्ट करना चाहती है, उसके जरिए पूर्वी राजस्थान के लोगों का भावनात्मक जो जुड़ाव है उसे अपने पक्ष में करना चाहती है। कुल मिलाकर अब चुनावी कैंपेन और चुनावी जो घोड़े हैं वो तेज दौड़ने लगेंगे क्योंकि मैदान अब खुल चुका है। हालांकि चुनावी घोषणा होने में अभी करीब 25 से 30 दिन का समय लगता है कि संभावित है और अक्टूबर 6 से 10 के बीच में आचार संहिता लग जाएगी। उससे पहले दोनों पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं। भाजपा परिवर्तन यात्राओं के जरिए और कांग्रेस के नेताओं को भाजपा में शामिल कराकर कांग्रेस को एक तरह से बैकफुट पर धकेलने का प्रयास कर रही है। तो पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी जैसे भावनात्मक मुद्दे को लेकर कांग्रेस भाजपा से दो दो हाथ करने को तैयार है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद कांग्रेस को सबसे बड़ा मैसेज सिर्फ एक देने की जरूरत है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच में सब कुछ ठीक है, दोनों के बीच में समन्वय है। यदि यह संदेश देने में कांग्रेस सफल रही तो निश्चित मानिए कि कुछ ना कुछ फायदा कांग्रेस को जरूर होगा और यदि यह संदेश नहीं पहुंचा तो कांग्रेस की तमाम कोशिशें सिरे से खारिज जनता कर देगी, चाहे आप कितनी भी योजनाएं दीजिए, क्योंकि संदेश सिर्फ नेताओं के चेहरे का जाता है, कार्यकर्ताओं की खुशी का जाता है और नेताओं के समर्थकों में यह मैसेज जाना जरूरी होता है कि हमारे नेता को तवज्जो मिल रही है, वह चाहे कोई भी नेता हो। अब देखना यह है कि कांग्रेस इस समन्वय को कितनी जल्दी पटरी पर लाने में सफल होती है। अन्यथा भाजपा की परिवर्तन यात्राओं में भले ही भीड़ नहीं जुटे, यह बात कांग्रेस नेता कह रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि राजस्थान का जातिगत गणित फिलहाल भाजपा के पक्ष में नजर आता है। अब भाजपा उस जातिगत गणित को कितना और मजबूत करती है और कांग्रेस कैसे उस जातिगत गणित को भेदने में सफल होती है, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा।